नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ कि भारत अब तक सुपर पावर क्यों नहीं बन पाया है, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री क्यों सुपर पावर बन गया है। आज जो भारत उन लोगों से जैसे फ्रांस से और सबसे जो हथियार खरीद रहा है, उसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में धार्मिक ग्रंथों को महत्व देना शुरू किया जाता है। जबकि आपको लोगों को जानकारी होगा, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान के टाइम में भारत में मिसाइल जैसे कार्यक्रम का परीक्षण किया जाता था और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत बहुत मजबूत था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथों की बढ़ावा देने दिया जाने लगा, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, जिसका चर्चा आजकल देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी चीज़ की अमेरिका में जो भी जो है वो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, उस पर कोई किसी का रोक नहीं है। अभी जैसे मान लिया कि जो बिडेन के कार्यालय में भी वहाँ के जो जाज एजेंसी है, उसकी छानबीन किया और उससे जो जो मुख्य जो कागजात थे उसको बरामद किया, जो कागजात राष्ट्रपति नहीं रख सकते थे। मैंने अपने कार्यकाल के पूर्व, लेकिन भारत में क्या है, स्वतंत्र एजेंसियों को जो है नियंत्रण में रखा जाता है, अपने कब्जे में रखा जाता है, दूसरे को परेशान किया जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत में जो ये जो है कि मान लिया जाए कि वैदिक काल तक भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, जो भी वहाँ के नगर योजना था, सब विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था की जाती है, वर्ण जाति में बढ़ता है, जाति उपजाति में बढ़ जाती है, उपजाति भी धीरे धीरे आगे चल करके और से छोटे छोटे जातियों में बढ़ जाती है। और ये जो धार्मिक ग्रंथ है उसका शोषण का हथियार बना लिया जाता है। इस शोषण के हथियार के कारण ही निम्न जातियों को लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि जो देवदासी का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जो मंदिरों में जो स्त्रियाँ होती थी वो निम्न जाति के स्त्रियाँ होती थी, और जो उनके जो पुरोहित से जो भी अपर कास्ट के थे, चाहे जो भी पंडित थे, उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते थे। उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको हरजिन कहा जाता था। इस तरह से मुख्य रूप से इस सब पर ध्यान दिया जाता था, और इस ध्यान देने के कारण ही उन लोग इसमें बड़ापन महसूस करते थे और समाज को तोड़ने का काम किया। दूसरी चीज़ की जो भी आपने देखा, आज तक भी जाति व्यवस्था से लोग निकल नहीं पाया, धर्म से नहीं निकल पाया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के पीछे रहने का यही सब कारण है। आज भी मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर ये शासन को चलाया जा रहा है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक इस पर शेर भी कहा गया है कि जिस देश का शासक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है, उस देश के शासक जो है वो रंडवा होता है। जिस देश का शासक रंडवा होगा, उस देश की प्रजा की स्थिति विधुर जैसा ही होगी, जो आपने प्राचीन काल में मध्यकाल में देखा। और जिस देश का शासक धार्मिक उन्माद को शांत करता है, उस देश का शासक महान होता है। और ये शासक कौन होते हैं कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी बढ़ावा देते हैं, भारत को सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, इस तरह से जो भी बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो भी जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, तब देश सशक्त हुआ। अगर पूजा करना है तो इन लोगों को की जाए, यानी कि जो देश में धार्मिक उन्माद की बढ़ावा दिया है या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की, पूजा करना है तो राम मनोहर लोहिया जी को किया जाए, जयप्रकाश नारायण जी को किया जाए, बाबा साहब को किया जाए, जिन्होंने सामाजिक समानता की बात की है। और जब समाज सशक्त होगा तभी देश सशक्त होगा। अब ये सब अब देखिए कि अमेरिका में कितना राइट टू इक्वलिटी है, वहाँ पे कानून व्यवस्था कितना मजबूत है, और किस तरह से पश्चिमी सभ्यता डेवलप किया है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में पिछड़ने का कारण ये सब, ये सुपर पावर बनने के लिए सशक्त होना ज़रूरी होगा। सभी तरह के जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए साइंस में, और उसको अपनाना पड़ेगा। और जो पूर्व में जो भी विरासत में, जो मान लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर के जो जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकियाँ हैं, उसको फिर लाने की ज़रूरत है, तभी भारत सुपर पावर बनेगा। न कि न कि जो वैदिक उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है, मान लिया जाए कि मनुस्मृति हो गया, स्मृति हो गया, उसके बाद मान लिया ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, खनायक हो गया, ये सब शोषण का ग्रंथ है। जहाँ पे शोषण होगा वहाँ पे समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भेदभाव की भावना रहेगी, समाज तोड़ने की बात होगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा होगा। ये सब चीज़ें जो है ये जो है वो सुपर पावर बनने में बाधक है। और जहाँ तक जातियों का संबंध है, वो जाति
को जो विषमताएं आई हुई है उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। और सुपर पावर बनाने में भारत के सभी लोगों को योगदान होना चाहिए। और तभी सब लोग योगदान करेंगे जब समानता होगा, सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। उसके बाद सुपर पावर बनने के लिए जो हायर एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, साइंस, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और ये नहीं कि मान लिया जाए कि ऐसा शिक्षा दी जाए कि शिक्षा से समाज टूटे, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा नहीं मिले। तो इस तरह से जो सुपर पावर को जहाँ तक बनने की बात है, मान लिया चाइना भी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनने का प्रयास कर रहा है और दूसरे देशों को चुनौती दे रहा है। और सुपर पावर जो होता है वो हमेशा सशक्त होता है। वो नहीं देखता है कि कोई देश के बाहर रह रहा है या राज्य के बाहर रह रहा है। उस जब भी उसकी राष्ट्रीय एकता अखंडता पर आक्षेप लगता है, कुछ तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो उसके वो जो सुपर पावर घुस करके दूसरे देश में भी नुकसान पहुंचाने वाले को मार देता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, काबुल में अल जवाहिरी को मार दिया। उसके बाद आपने देखा कि इस तरह से कितने आतंकवादियों को अमेरिका ने दूसरे क्षेत्र में घुस करके मारा। इस कारण सुपर पावर है, ग्रेट है। लेकिन भारत के जो अभी जो शासक हैं या रहे हैं वो आस पास में ही रह रहे हैं। मान लिया पीओको में हाफिज सईद रह रहा है, बगल में दाऊद इब्राहिम रह रहा है या सनीउल्लाह रह रहा है। अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं वर्तमान के शासक, सिर्फ बोलते हैं। लेकिन अमेरिका ने 2000 से 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर दूरी पर भी इस तरह के आतंकवादियों को मारता है। इस कारण वो सुपर पावर है। और सुपर पावर बनने का जो सबसे बड़ा कारण है, वहाँ पे रिसर्च पर ध्यान दिया जाता है, हायर एजुकेशन पर ध्यान जाता है। इसी कारण कि देखिएगा जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मान लिया जाए इस तरह से जो भी साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिका के होते हैं, कारण कि वहाँ पे इस पर ध्यान दिया जाता है। और वही जब भारत का कोई साइंटिस्ट भारत में रहता है तो उसको हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के लिए घुसने भी नहीं दिया जाता है। वही जब अगर मान लिया अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ से नोबेल प्राप्त करते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले बहुत सही से उदाहरण मिल जाएंगे जो जिनका भारत में शिक्षा दीक्षा हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश से उनको टॉर्चर के कारण, परेशानी के कारण देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो वो नोबेल प्राइज़ पाते हैं। और वही फिर उन्हीं के नीतियों को भारत सरकार भी फॉलो करती हैं। और उस समय वो बोलते हैं कि ये मेरे देश का नागरिक है, लेकिन जब उनके साथ परेशानियाँ आती हैं, टॉर्चर की जाती है, तो उनको कोई जानता भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है, अगर अमेरिका बनना है या मान लिया फ्रांस बनना है, जो एरो स्पेस और एयरबस का जो डील हो रहा है, जो प्लेन के लिए डील हो रहा है, उसको रोकना है, तो आप जो निष्पक्षता की भावना से जो जिन्होंने आदमी जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करें, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें। और जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट था कि मान लिया रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, या जिस तरह से देश में जो भी मान लिया जाए कि आपको रशिया के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट लगा, उसके बाद देश में इस तरह के बहुत से जो संस्थान आए हैं जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही आया, इसके कारण देश सुपर पावर की ओर बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन बीच बीच में जो कोलिजन गवर्नमेंट की सरकारें आई, उसके बाद मान लिया जाए कि किसी धर्म से संबंधित सरकारें आई, ये सब जो हैं ये सब बाधाओं को रोका है। अगर विरासत को मजबूत करना है, अगर सुपर पावर बनाना है, तो जो भी प्रधानमंत्री रहे उनके जो अच्छी नीतियां हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। मान लिया प्रधानमंत्री संग्रहालय बना रहे हैं, उसमें पूर्व के प्रधानमंत्रियों को याद करवा रहे, सभी याद ही नहीं करवाइए, उनका जो वर्क है उनको आप उसमें लिखें, उनमें अंकित करें, ताकि जो भी देश के नागरिक जा रहे हैं, जो भी या पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे जो भी हो, देखें कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। जैसे मैं टीपू सुल्तान का नाम इस कारण ले रहा हूँ कि उस समय में भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत मजबूत था। मिसाइल का जो कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, लेकिन उसको धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने आ करके अपने भारत पर कब्जा करने के लिए, उसके बाद अपने देश को मजबूत करने के लिए यहाँ पे फूट डालो और शासनकारों के नीति को अपना करके धर्म के नाम पे इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। और जो शासन को आधार बना लिया, वो चाहे मुस्लिम ग्रंथ हो चाहे हिंदू ग्रंथ हो, उसके आधार पर चलाना शुरू किया, जिसके कारण भारत सुपर पावर नहीं बन पाया। अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से
इसको आगे बढ़ाना होगा। और जो भी यहाँ पे जो मान लिया जाए कि धर्म को लेकर के, जाति भेद को लेकर के, चाहे जो भी शासक हो, जिन्होंने तरीके से आएँ और इसको मतलब रखें बातों को और इसको मजबूत करने की बात करें। ये न कि किसी को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो चुप बैठे हुए हैं, किसी को इनकाउंटर करवा के मार रहे हैं जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, विरोध के नाम पर। देश में या राजनीति में विरोध होना अच्छी बात है। अब विरोध है जो कि जनता को जागरूक रहता है, और हर जगह भी विरोध होती है, संसद में भी होती है, सड़क पर भी होती है, गांव में भी होती है। गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। तो अगर नीति में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, तभी भारत सुपर पावर बन पाएगा।